तुम लोगों में से किसी ने स्टार्ट के टॉपिक रिवाइज किया है? मतलब ये तो परसों ही डिसाइड हुआ ना कि एक्स्ट्रा क्लास होगी। तनिष्क, मुफैजुर और अमित तीनों। हाँ सर। ठीक ये सर ठीक। स्टार्ट के थोड़े बहुत किए थे सर। ठीक है, एकदम स्टार्ट से पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा क्लास है हम पे, आज की और कल की। लास्ट के टॉपिक वाली क्लासेस में तो तुम आ ही गए थे, तो स्टार्ट से कवर करता हूँ, है ना? तो फिर लास्ट यस वाला जो मैंने बाद में समझाया उसकी रिकॉर्डिंग देखोगे तो वो शायद खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है ना? सर। यस पीपीटी दिख रही है? हाँ सर। यस सर। है ना? तो ये सब तीनों को इंग्लिश समझ आती है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इंग्लिश में? नहीं सर, थोड़ी थोड़ी बस। ठीक है, बीच बीच में। सो पहला, दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल वेक्टर, फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल, पहले मॉड्यूल का पहला पार्ट है वेक्टर। और these are the topics which we are going to cover one by one. Just a minute. So these are the topics which we are going to cover one by one. Vectors, you all know what are the vectors, already studied in I think 11th 12th class basic. Then we will study dot product, cross product, then we discuss few problems, then gradient. I think in this last topics you all came na? गुड तुझे मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग अंकिता। अंकिता, कौन कौन से टॉपिक, मतलब जब तुमने ज्वाइन किया कौन कौन से टॉपिक कवर हुए उन क्लासेस में? सर मैंने जब ज्वाइन किया तो आपने न्यूमेरिकल सिर्फ सॉल्व किए थे। अच्छा, ओके ओके। और तुम बाकी लोग, मुफिजुर, अमित और तनिष्क, तुम लोगों ने मतलब इसमें से कौन कौन से टॉपिक की क्लासेस अटेंड करी हुई हैं? तनिष्क, मुफिजुर, अमित। सर ये लास्ट वाली क्लास ही अटेंड की है, तो मैंने थ्योरम से स्टार्ट किया था। थ्योरम से स्टार्ट किया, ये ठीक है। कल का थोड़ा बहुत था जब वहाँ पे से किया था मैंने ज्वाइन। बेसिकली आई थिंक तुम लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें होगी, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल में ना? सर यस सर। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस का ये मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके सर मेरा तो ओके। थ्योरम की ये प्रॉब्लम है बस। मेन तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल है। इफ यू अंडरस्टैंड दीज थ्री, आई थिंक थ्योरम विल बी क्लियर। उसके बाद थ्योरम मतलब इनसे रिलेटेड है। थ्योरम तुमको इसीलिए समझ नहीं आई क्योंकि बेसिकली ये 3 चीजें उसमें यूज हुई हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, स्लोली स्लोली, बिल्कुल स्टार्ट से पीपीटी बताता हूँ मैं तुमको। So there are two type of quantities. You all know that scalar and vector. Scalar are the quantity which have only magnitude, and vectors the quantity which have both magnitude and direction. Scalar like mass, temperature, vectors velocity and acceleration. Can anyone tell me one more example of scalar and vector? Anyone? Ankita? सर इन वेक्टर्स इट कैन बी डिस्टेंस। Yes, distance, displacement. Distance is, यस है सर। ना? Yeah. यस सर। Distance, displacement. So if you consider speed, speed is scalar एंड and velocity is vector. So whenever we are defining any vector or writing any vector, we have to write a direction. If we are not writing or showing its direction, then the vector's definition is not complete. Okay. So this यस is सर। how we usually denote the vector. This arrow, wherever you see this arrow, it's a vector. The front part is called head, the last part is called tail, and this arrow denote the direction. And usually the length of this arrow denote the magnitude. So equality of vectors. Two vectors are equal if they have the same magnitude and direction regardless of the position of their initial point. Means दो वेक्टर्स इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। मींस अगर मान लो हम लोग वेलोसिटी, इफ वी आर राइटिंग वेलोसिटी, सो इफ वन object has a velocity of 40 meter per second and second object also have a velocity of 40 meter per second, और एक की अगर 40 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ है और दूसरे की वेस्ट की तरफ है,
तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते, समझ रहे हो, कि क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है 40-40, पर एक की वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है और दूसरे की वेस्ट की तरफ है, तो ये दोनों वेक्टर अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। इक्वल वेक्टर होने के लिए उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता। और एक वेक्टर अगर जिसका मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के इक्वल है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, उसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। ये देखो 3 एग्जांपल हैं। देखो फर्स्ट में ए और बी का डायरेक्शन सेम है और लेंथ सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ए और बी अनइक्वल वेक्टर्स हो गए। सेकंड केस में इन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, तब भी ये अनइक्वल हो गए। थर्ड केस में इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और इनका डायरेक्शन भी इक्वल है, तो ये वाला केस हुआ इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, दिस वन इज क्लियर? यस सर। Yes, sir. Okay, and this is opposite vector. See, this is minus a, it has same magnitude but direction is opposite, this is called opposite vector. Now how to calculate the magnitude of vector? If there is any vector, this is how we write the vector, symbol then arrow sign. So if we have any vector a which is denoted by a1 I cap plus a2 j cap and a3 k cap, this I cap, j cap and k cap are unit vectors. I think in next slide it will come. So if we want to calculate the magnitude of a, we usually denote it by this symbol modulus. I think you have studied this in 11th or 12th maths. This is called a modulus, and modulus of a means magnitude of a, and it is square root of x component square plus y component square plus z component square. Okay, Yes, sir. unit vector. Unit vector means which have only direction, magnitude is 1 unit, and usually in vectors we use 3 unit vectors, I cap, j cap, k cap, from which I cap is along x direction, j cap is along y direction, and k cap is along z direction. So if you are anywhere, if I cap is written, it's self understood that this vector is along the x direction, j cap means along y direction, k cap means along z direction. And can anyone tell me what is the angle between these 3 vectors? If I ask you the angle between I and j, or j and k, or I and k, what is the angle? 90. Exactly 90 degree, because x, y, z axes are perpendicular to each other. So these 3 vectors are also perpendicular to each other, so angle will be 90 degree. Okay. Now, if we have 2 vectors a and b, and we want to calculate the dot product between these 2 vectors, so the dot product can be written as a vector dot b vector. This is how we write it, and it is a b cos phi. A b means magnitude of a into magnitude of b. So this a is ये a मैग्नीट्यूड ऑफ a हुआ, ये b मैग्नीट्यूड ऑफ b हुआ, इनटू cos ऑफ phi, यहाँ पे phi हुआ a और b के बीच का एंगल, द एंगल विच वेक्टर a इज मेकिंग विद वेक्टर b. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो दिमाग में रखने वाली है वो ये है कि देखो है 2 वेक्टर्स के बीच में प्रोडक्ट, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है. सो a डॉट b इज अ स्केलर, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. और चाहे तुम a डॉट b करो चाहे b डॉट a करो, इट विल बी इक्वल. a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a. अब अगर हम i और j या j और k या k और i का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वी आर डूइंग i डॉट j. सो i डॉट j मींस मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. और i और j के बीच का एंगल अभी अंकिता ने बताया था 90 होता है, तो हो जाएगा कॉस ऑफ 90. कॉस 90 कितना होता है? 0. 0. So that will be 0. So I dot j is 0. In the same way, j dot k also 0, k dot a I also 0. So ये यूनिट वेक्टर्स के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है. इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर. देखो अगर सेम वेक्टर के बीच में करते हैं, अगर यहाँ पे तुम आई ले लो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और दोनों क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया.
तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ जीरो, तो कॉस ऑफ जीरो 1 होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ आई और आई भी 1 हो गया, तो आई डॉट आई 1 आ जाएगा। इसी तरह जे डॉट जे भी 1 आएगा, के डॉट के भी 1 आएगा। अब अगर हम पे एक वेक्टर है ए, जिसका है ए, जिसको कंपोनेंट है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, दूसरा वेक्टर है b, जिसके कंपोनेंट है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और अगर हम a डॉट b कैलकुलेट कर रहे हैं, इफ वी आर कैलकुलेटिंग a डॉट b, सी फर्स्ट दिस टर्म विल कम a1 डॉट b1, a1 इंटू b1 i डॉट i, और i डॉट i 1 होता है तो a1 b1 आ जाएगा। सेकेंड कंपोनेंट a1 इंटू b2 i डॉट j, और i डॉट j 0 होता है तो सेकंड कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड 0 हो जाएगा। इसी तरह जब a2 को मल्टीप्लाई करोगे फिर से 3 कंपोनेंट आएंगे, a2 b1 j डॉट i, और j डॉट i 0 होता है तो सिर्फ 3 कंपोनेंट रह जाएंगे सेम सेम वाले, i डॉट i वाला, j डॉट j वाला और k डॉट k वाला। तो देन a डॉट b इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? हाउ वी ऑब्टेन a डॉट b? No, sir. Okay. In the same way, if you are calculating a dot a, then again only I component will go. Then a1 into a1, a1 square, a2 into a2, a2 square, a3 into a3, a3 square. In the same way, b dot b will be b1 square plus b2 square plus b3 square. तो ये dot product calculate करना आ गया you all. So you have to give test also today, and both question I think dependent on dot product. So if you have any problem, you can ask me. Clear? Yes, sir. Okay. Okay, let's go to the cross product then. So there are two kind of product. One is dot, one is cross. The only difference between them is the result of the dot product is scalar and the result of the cross product is vector. So if we are calculating the cross product of a and b, then a cross, we write it in this way: a cross b is equal to vector a into vector b into sine phi. Sine phi, and phi is the angle between a and b. This n cap is denoting the direction, because I already told you this product is a vector quantity and vector quantity must have direction. So like in dot product, we didn't write anything like this n cap because it's a scalar. We don't need direction, but here we need direction. So a cross b is equal to ab sine phi n cap. And same, the cross product of two vector is a vector quantity and n cap denote the direction. So can anyone tell me how can we calculate the direction of a cross b? Anyone? And get Yes. What are you telling? Can anyone tell me how can we calculate the direction of a vector cross b vector upon ab sine phi is equal to n cap. this you are telling as per the formula, but direction होगा कहाँ? x एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये कैसे कैलकुलेट करना? Anyone can tell? सर हाँ बोलो। डिटर्मिनेंट का फॉर्म क्या? डिटर्मिनेंट Determinant. From determinant we can calculate the magnitude. See, a cross b means we have to rotate a vector. So all of you please keep your starting 3 fingers on a plane. एक अपनी स्टार्ट की 3 फिंगर को परपेंडिकुलर कर लो एक दूसरे के, और उसको एक प्लेन में रख लो, नीचे की 2 को होल्ड कर लो। उसके बाद जो 4 फिंगर है उसको मिडिल फिंगर की तरफ घुमाओ और देखो अंगूठा कहाँ आ रहा है। कहाँ आया अंगूठा? अंगूठा किस डायरेक्शन में? ऊपर है, नीचे है? ट्राई किया? Yes, sir. हाँ, मुफैजुर, अमित, अंकिता।
फोर्थ फिंगर की तरफ घुमाना है सर? फोर फिंगर को मिडिल फिंगर की तरफ घुमाओ और उल्टा मत घुमाओ, जिस डायरेक्शन में घूमती है उसी डायरेक्शन में। तो तुम लोग देखोगे कि तुम्हारा थंब ऊपर की तरफ आएगा पहले, और अगर उसे उल्टा कर दोगे तो नीचे की तरफ आएगा। कर पा रहे हो सारे? अंकिता, अमित? यस सर। हाँ सर। यस सर। है ना? तो ये जो अंगूठा होता है, आई थिंक यू ऑलरेडी स्टडीड लेफ्ट हैंड थंब रूल। ये अंगूठा जो होता है हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन शो करता है। ओके, सो इफ the forefinger is a one vector, the middle finger is a second vector, and if we are rotating one vector in a direction of second vector, then thumb will show the direction of a cross b। इस तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, और ये हमेशा या तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दो ही होते हैं। अंगूठा या तो ऊपर आ सकता है या नीचे आ सकता है, तो दो ही डायरेक्शन इसके होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो अंगूठा अगर ऊपर आ रहा है, तो अगर तुम उल्टा करोगे बी क्रॉस ए तो फिर अंगूठा नीचे आएगा। तो इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। यहाँ पे तुम्हारा हमारा जो डॉट प्रोडक्ट में था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, वो वैलिड नहीं होता। दैट केस इज नॉट वैलिड ड्यू टू डायरेक्शन। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट आई क्रॉस आई। आई क्रॉस आई मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, द साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई। आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। 0 एग्जैक्टली। और साइन ऑफ जीरो कितना होता है? 0। 0 जीरो होता है। वन किसने बोला? तो साइन ऑफ जीरो जीरो हो गया, तो ए क्रॉस बी यानी आई क्रॉस आई जीरो हो गया। इसी तरह जे क्रॉस जे जीरो हो गया, के क्रॉस के जीरो हो गया। अब चलो आई क्रॉस जे, लेट्स कैलकुलेट आई क्रॉस जे। मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन 90। साइन 90 तो 1 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, तो ये तो 1 आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? फिर से वही उंगली वाला केस हो गया। एक एक्सिस एक्स हो गई, एक एक्सिस वाई हो गई। जो फोर फिंगर है वो एक्स एक्सिस है, मिडिल फिंगर वाई है, और तो तुम्हारी अंगूठा है वो जेड एक्सिस है। तो इफ यू रोटेट एक्स टुवर्ड्स वाई, देन यू विल गेट द थर्ड डायरेक्शन विच इज जेड, मींस के कैप। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। इसी तरह से जे क्रॉस के आई आएगा और के क्रॉस आई जे आएगा। इफ यू रिवर्स इट, यू विल गेट नेगेटिव। जे क्रॉस ए आई माइनस के होता है, के क्रॉस जे माइनस आई होता है, और आई क्रॉस के माइनस जे होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, सो ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का डिटर्मिनेंट मेथड होता है यूजुअली, बिकॉज इफ you calculate like this I cross J cross A, it will be a long procedure because there will be total 9 or 10 component and you have to check one by one. So we used to use this method which is called as determinant method. It's very easy. And one thing you remember, if A cross B is equal to 0, then it's not necessary that A and B are null vector. अगर A cross B 0 आता है तो ऐसा जरूरी नहीं है A और B null vector हो, क्योंकि अगर A और B पैरेलल होंगे तो भी तो A cross B 0 आएगा ना, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। It means if A cross B is equal to 0, then A and B are parallel vectors. In the same way, if A dot B is equal to 0 means theta is equal to 90 degree, it means A and B are perpendicular vectors. So if in any question it is written that check that A and B are perpendicular vectors, or you have to calculate something and it's written that A dot B are perpendicular, then you can use this property A dot B is equal to 0. Okay. Okay, so let's see first problem. We have two vectors A and B, दो वेक्टर हमारे पास, and A dot B हमें इनके बीच का एंगल निकालना है. Okay, and we know that A dot B is equal to AB cos phi, and this A and B are magnitude, and we know how to calculate the magnitude. Component x square plus y square, so ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ A आ गया 3. In the same way we can calculate the magnitude of V, 6 square plus 3 square plus 2 square, this will be 7. अब हम पे A आ गया, B आ गया, अब A डॉट B निकालते हैं. A डॉट B भी हमको पता है, x कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे 2 into 6 प्लस y कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे 2 into -3 प्लस
z कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे -1 इंटू 2। तो a आ गया, b आ गया, a डॉट b आ गया, अब यहाँ से cos फाई निकाल सकते हैं, वहां से फाई आ जाएगा। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज चेक एंड टेल मी what is the value of cos phi you are getting. Solve it. You all have pen and copy na? All of you has pen and copy? Yes, sir. Yeah, please do it and tell me what is the value of cos phi you are getting. All three values are there. Just solve this a dot b and let me know the value which you are getting. Sir, 4/21. 4/21. Other Mafizur, Amit, Tanishq. हाँ सर यही आ रहा है cos इनवर्स 4/20। 4/21. तनिष्क तुम्हारा क्या आ रहा है? सर 4/20। हाँ, तनिष्क रह गया। तनिष्क तुम्हारा क्या आ रहा है? बाकी तीनों का 4/21 आ रहा है। ओके, 6 to 12, 4/21, 12 minus 6, हाँ ये है 4/21। ओके ओके, so you can write that phi is equal to cos inverse 4/21। so वहां से phi का वैल्यू निकल सकते हैं। Second most important thing, if you have to calculate the projection of any vector on another vector, so in this question we have to calculate the projection of vector a on vector b. It means हमको a को प्रोजेक्ट करना है b पे, सो a का डॉट प्रोडक्ट होगा b के यूनिट वेक्टर के साथ। ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, जिसका प्रोजेक्शन जिस पे निकालना है उसकी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, इट शुड बी a डॉट b कैप, और अगर b का a पे निकालोगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, दिस विल बी b डॉट a कैप। ये प्रोजेक्शन दोनों सेम नहीं आएंगे। द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इज नॉट इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। ओके, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है सॉल्व करके सेम आंसर आ जाए, वो वैल्यूज इस तरीके से दी होंगी, बट यूजुअली दे आर नॉट इक्वल। क्लियर? सो हमको a का प्रोजेक्शन निकालना है b पे। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर ऑफ b। यूनिट वेक्टर मींस वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। सो b cap is the unit vector of b, it means the vector b upon magnitude of b. So vector is 4i minus 4j plus 7k, and magnitude is 4 square plus minus 4 square plus 7 square. This will be 49 plus 16 plus 16, so it will be 9. So the magnitude of unit vector, so the unit vector of b is 4i cap minus 4j cap plus 7k cap upon 9. Now what we have to do is we just need to do the dot product of a with b cap. So projection of a on b is equal to a dot b cap. So इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाला जे वाला के वाला हो जाएगा, एंड इट विल बी 19/9। चेक इट क्विकली whether you are getting 19/9 or not. Take this a and take this b unit vector and do the dot product and let me know whether you are getting 19/9 or not quickly. ये आ रहा है? ओके, एक वन स्टूडेंट गॉट इट। तनिष्क, मुफिजुर, Yes, sir, this one. ये आ रहा है? Yes, ओके ये है। ओके, चलो फिर आ रहा है ना, तो ये इसका मतलब ठीक है। तो कंपोनेंट निकालने में है और डॉट प्रोडक्ट करना, these two things clear? How are we calculate projection Yeah. and how we are? ओके, तुम सबको ये मतलब ये अच्छे समझ आ गया ना कि डॉट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर क्या होता है और कंपोनेंट कैसे निकालते हैं और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बिकॉज आज के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं और वो तुम लोग को करने पड़ेंगे, ठीक है ना? So let's check. Now in this question you have to calculate the unit vector perpendicular to a and b. अब देखो मैंने अभी बताया था यूनिट वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर का मतलब होता है द डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। सो इस तरीके से हम अब इस क्वेश्चन को करेंगे। तो लेट्स टेक वन वेक्टर c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ a एंड b, है ना?
देखो इसमें लिखा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन मींस ए एंड बी आर इन वन प्लेन, मींस अगर एक कॉपी का पेज ले लो, अगर उसमें तुम एक ए और बी वेक्टर बना दो तो सी वेक्टर उनके परपेंडिकुलर हो, तुम्हारे पेपर के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। सो अगर सी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो तुम उस प्लेन में कितने भी वेक्टर बना लो, 1 2 3 4 5, सी विल बी परपेंडिकुलर टू ऑल द वेक्टर्स। So this is what I have written. C is perpendicular to the plane of both vector. Then C must be perpendicular to A and B. तो C A और B के भी परपेंडिकुलर होगा। तो पहले हमने C डॉट A को जीरो किया, ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने C डॉट B को जीरो किया, ये इक्वेशन आ गई। Now see, we have three unknown constant and we have two equation. So can we solve it? यस सर। कैसे सॉल्व करेंगे अंकिता? सर वो मल्टीपल्स ऊपर ऊपर वाले इक्वेशन में और नीचे वाले में मल्टीप्लाई करके, जैसे कि नीचे सेकेंड वाले इक्वेशन में इंटू 2 कर देंगे तो -6c2 + 6c2 कट जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक, बट स्टिल फिर दो रह जाएंगे ना, C1 और C3, वैल्यू तो फिर भी नहीं आएगी। बट इस तरीके से तुम एक काम कर सकते, यू कैन कैलकुलेट C1 इन टर्म्स ऑफ C3 एंड यू कैन सेम वे यू कैन कैलकुलेट C2 इन टर्म्स ऑफ C3, पर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। क्यों? बिकॉज वी हैव थ्री अननोन कांस्टेंट एंड वी हैव टू इक्वेशन। ये रूल होता है, इफ वी एज हम पे जितने अननोन कांस्टेंट हो कम से कम उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, देन वी कैन सॉल्व इट एग्जैक्टली। सो अगर यहाँ पे हम पे तीसरी इक्वेशन होती है then we can solve it easily, but we have two equations and we have three unknown constants, so हम डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते। बट एक इस क्वेश्चन में पॉइंट है कि वी हैव टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर, हमको वेक्टर नहीं निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फर्स्ट we can calculate C1 in terms of C3. If you solve it like Ankita is telling, you can solve it in that way. First eliminate C2, then that is elimination method actually. Then पहले C2 eliminate करना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके C1 एलिमिनेट करना, तो C1 और C2 आ जाएगा तुम्हारा C3 की टर्म्स में। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ये वाली जो हमने बनाई थी, तो ये एक वेक्टर आ गया। बट दिस इज वेक्टर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर मींस हम इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे एंड व्हेन वी विल डिवाइड देन C3 विल कैंसिल आउट, बिकॉज स्क्वायर रूट में भी C3 का स्क्वायर आएगा तीनों टर्म्स में, और स्क्वायर रूट से C3 बाहर आएगा तो C3 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यूनिट वेक्टर इजीली निकल जाएगा। ये पॉइंट समझ आ गया? यस सर। ओके, चेक करना इसको एक बार, ठीक है अंकिता? इसको तुम सारे लोग, अमित, तनिष्क, यस सर। क्लास के बाद चेक करके देख लेना, डिवाइड करके। टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C एंड डिवाइड इट एंड एक बार चेक करके देखना C3 कट रहा है कि नहीं कट रहा, ठीक है? इट विल कैंसिल आउट। नाउ if we have two vector A and B and we need to calculate the cross product of A and B, so we will use the determinant method. पहली, the first row is ijk, second will be the component of A, that are 2 -3 -1, third one will be the component of B, 1 4 -2। अब जब I कंपोनेंट निकालते हैं तो पहली रो मीन्स I ये वाली, इनको हाइड कर देते हैं, सो I कंपोनेंट हो जाएगा ये वाली मैट्रिक्स -3 -1 4 -2 प्लस, एक्चुअली दिस विल बी माइनस, मिडल वाली रो में माइनस आता है, ये मेरी मिस्टेक है, इसको यू कैन करेक्ट इट, माइनस। देन अब हम सेकंड वाला कैलकुलेट कर रहे हैं J कंपोनेंट, देन वी हैव टू हाइड दिस वन एंड दिस वन, then we will get 2 -1 1 and -2, this matrix. In the same way for K cap, hide this third one and first one, you will get 2 -3 1 and 4. So now we obtained these three components and you know how to solve this into this minus this into, so 3 -3 into -2 means 6 minus 4 means 6 plus 4, that is 10 I cap. In the same way you can calculate this component and this, so you will get this vector. So this is the way to calculate the A cross B. Any problem in this? No sir. Okay.
क्लास के बाद एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हो, मेरी कोई भी किसी वैल्यूज में मेरे प्लस माइनस का हो सकता है, पीपीटी बनाते टाइम गड़बड़ हो गया हो तो तुम ठीक कर लेना, ठीक है। बट मेथड समझ आना चाहिए, मेथड इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट द आंसर बाय योरसेल्फ। So take it as a homework. Now you all have my PPT. In this I have calculate A cross B. You just do the reverse. Just calculate the B cross A and let me know whether you are getting negative of this, because we already know that A cross B is equal to minus B cross A. So if you calculate B cross A, then it should be minus 10 I cap minus 10 3 J cap minus 11 K cap. So homework है तुम लोगों को एक बार कैलकुलेट करना और मेरे को अपडेट करना, ठीक है। ये आना चाहिए। यस सर। सो इफ यू ऑब्टेन दिस देन दिस प्रॉपर्टी विल, तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। नाउ द important part, del operator. See, this is a differential operator, it's a partial differential. तुम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा होगा ना 11th या 12th में, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों चैप्टर पढ़े होंगे, राइट? तो देयर यू मस्ट हैव यूज्ड डी बाय dx, मींस वहां पे हम डिफरेंशिएशन के लिए डी बाय dx यूज करते थे। यहाँ पे दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव एक्चुअली। द डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव इज दैट the derivative act on a full function, like if you are taking the derivative of x square y by d by dx, so जो dx होगा वो y पे भी ऑपरेट करेगा। पर पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, x will operate only on x, y if we are using partial derivative in terms of x, then y will and z are constant। अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इस पार्शियल डेरिवेटिव वाले के लिए y और z कांस्टेंट होंगे, ये सिर्फ x को ही डेरिवेटिव करेगा। और रूल्स वही हैं जो तुम मतलब nx की पावर n-1 cos का साइन, साइन का cos, ये रूल्स वही हैं। बस द ओनली थिंग इज दिस पार्शियल डेरिवेटिव विल ऑपरेट, दिस x will operate on x, y will operate on y, z will operate on z, and it's a vector operator. This vector operate possesses properties analogous, तो ये सारी वो प्रॉपर्टी शो करता है जो नॉर्मल वेक्टर शो करता है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर। तो इसका बेसिकली सबसे ज्यादा यूज जो डेल का है वो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के लिए है। वी विल चेक दैट। उन तीनों को डिफाइन करने में इसका यूज है, इसीलिए इसको बेसिकली यहाँ बनाया गया, ठीक है। कोई दिक्कत इस ऑपरेटर में तो बताओ, इट्स जस्ट ऑपरेटर। एनी प्रॉब्लम इन दिस? No sir. Okay. So first is gradient. So if this del operator is operating on any function phi x y z, then whatever we obtain this del phi, because this operator is del, so we are getting del of phi. This is gradient. This is called as the gradient of phi. So it means phi will come with all x, y and z. del phi by del x, del phi by del y, del phi by del z। ये बहुत जरूरी है, और क्योंकि फाई एक फंक्शन है, फाई एक वेक्टर नहीं है, फाई एक फंक्शन है, तो जो ग्रेडियंट ऑफ फाई आएगा ये वेक्टर होगा। हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट, तो फाई तीनों कंपोनेंट में आएगा, एक्स वाई और जेड। और जो ये आ रहा है ग्रेडियंट ऑफ फाई या डेल ऑफ फाई, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। And if we need to calculate the component of del phi in direction of any vector, मतलब हमें अगर del phi का कंपोनेंट निकालना है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो उसके साथ उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। If we want to calculate the component of del phi in direction of a, then it will be del phi dot a, and इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव for phi in direction of a। So if you need to calculate that, I think मैंने पेपर में भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन दिया था, और आगे भी हम और मतलब पीपीटी में और क्वेश्चन भी हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे, तो तुमको समझ आ जाएगा इसके बाद व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मींस ग्रेडियंट ऑफ फाई इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हिच वी नीड टू कैलकुलेट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, जैसे आर का निकालना है किसी और के डायरेक्शन में, तो पहले हम ग्रेडियंट ऑफ आर लेंगे, फिर उसका दूसरे के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो वो आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. ओके सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करें। हाँ,
ओके, सो मान लो तुम्हें डेल फाई का डायरेक्शन मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई का या फाई का मान लो तुमसे पूछा गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो एक ही डायरेक्शन में। तो हमको क्या करना है, फाई का निकालना है एक ही डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई लेंगे, उसका ए के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए, दिस ए इज अ यूनिट वेक्टर, लिखा है ना मैंने यूनिट वेक्टर ए। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए, ये जो आएगा ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन डायरेक्शन ऑफ ए, ये होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब नो आ गया सर। समझ? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। फाई दे रखा है हमको 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये देखो, उसको डेल फाई भी लिख सकते हैं और ग्रेडियंट ऑफ फाई भी लिख सकते हैं। और किस पॉइंट पे निकालना है, 1 - 2 - 1, ये हमको गिवन है। So same way we put the function and this function will come with all three x, y and z. Now let's check how we are doing the derivative. See, in the function in this second part y cube z square there is no x component, so this will be 0 for del by del x. इसमें है x component, सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा। x स्क्वायर का होता है 2x and 2 into 3 6, so ये हो जाएगा 6xy। देखो 6xy i कैप, और y दोनों में है तो y वाले में दोनों कंपोनेंट आएंगे। दिस विल बी गॉन, डेल y बाई डेल y 1 3x²। जब दूसरे वाले का करेंगे तो y क्यूब का 3y² हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस 3y² z² j कैप। इन द सेम वे वी विल गेट दिस। नाउ वी ऑब्टेन द ग्रेडियंट ऑफ फाई, और हमको इस पॉइंट पे निकालना है 1 - 2 - 1। तो क्या करना है, ये जो इक्वेशन आई है इसमें पॉइंट्स पुट कर दो, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, z की जगह z की वैल्यू। जो भी आएगा वो ग्रेडियंट ऑफ फाई होगा तुम्हारा इस पॉइंट पे। वैल्यू तुम्हें मैंने ग्रेडियंट दे रखा है, इसमें वैल्यूज पुट करके एक बार निकाल के बताओ क्या आंसर है। आया अंकिता? सर -5 माइनस 5 माइनस बस -5। बेटा 3 कंपोनेंट आएंगे ना, जैसे फर्स्ट में तुम पुट करोगे 1 और -2 तो हो जाएगा 6 × 1 × -2, तो ये हो जाएगा 12 -12 i कैप। इसी तरह सेकंड वाला हाँ सर, आएगा, वैसे -12 आई कैप और -9 जे कैप प्लस 16 के कैप। हाँ ये ठीक है। तो तुमने इसको क्या ऐड कर दिया था? नहीं सर, मैंने वो आई कैप जे कैप कंपोनेंट छोड़ दिया था। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये तो ये ठीक आंसर है इसका, मेरे को याद है। सो बाकियों का आ रहा है? हाँ सर। मुफिजुर आ गया तुम्हारा? यस सर। तनिष्क तुम्हारा आ गया? तनिष्क तुम्हारा आ गया? अमित तुम्हारा आ गया? हाँ सर। ओके, सो अब यस सर। तुम लोगों को डॉट प्रोडक्ट पता चल गया, ग्रेडियंट पता चल गया, डेल ऑपरेटर पता चल गया, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता चल गया तुम्हें बेसिक। अब धीरे धीरे, और कल की क्लास में क्या करेंगे, डाइवर्जेंस कल भी तुम समझ जाओगे पूरी तरह से। तो उसके बाद जो कल तुम्हें ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कल बता दूंगा, फिर थ्योरम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो यही बेसिकली वेक्टर्स में यही हमने पढ़ा था। तो फिर क्वेश्चंस तुम जो मैंने करे हुए हैं उसके बाद तुम देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ वी हैव सॉल्व दोस क्वेश्चंस। ओके, तो यस सर। यू ऑल हैव द टेस्ट लिंक, टेस्ट कोड है आज का? यस सर। ओके, एंड यू ऑल फोर हैव द IIMCRP लॉगिन नाउ ना? यस। Okay, just do, just open the login and do the test. And if even you are not able to do, just tick the answer so that you will get the attendance. Try it, it's the very easy question of dot product. Then tomorrow we will discuss the other concept.